नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत। दोस्तों हम कल की क्लास का 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने जाना था भारत के ग्लेशियर और भारत की घाटियों के बारे में जाना था। हमने जाना था कि सियाचिन ग्लेशियर, ससाई में, ब्याफो, ये इस प्रकार के ग्लेशियर जो है कहाँ पर पड़ते हैं। तो काराकोरम श्रेणी पर पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर, ससाई ग्लेशियर, और साथ ही सियाचिन ग्लेशियर से जो है नुब्रा नदी का उद्गम होता है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही उत्तराखंड में केदारनाथ ग्लेशियर है, बद्रीनाथ, पिंडार, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सारे ग्लेशियर कहाँ पे पड़ते हैं, ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। कुछ ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, नीलकंठ ग्लेशियर है, बड़ा सीगरी ग्लेशियर, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और हमने जानी थी घाटी यानी वैली। घाटी क्या होती है दोस्तों, यानी घाटियाँ यू आकार की और बी आकार की होती हैं। जो घाटियाँ दोस्तों बी आकार की होती हैं वह जो है नदियों के द्वारा बनती हैं। जो घाटी यू आकार की होती हैं वह जो है हिमनद यानी ग्लेशियर के द्वारा जो है बनती हैं। जैसे साइलेंट वैली है, अराकू घाटी है। तो इस प्रकार हमने बहुत सारी घाटियों के बारे में कल की क्लास में चर्चा की थी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत से क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम जानेंगे प्रायद्वीप होता क्या है और इसको प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है। यानी जमीन या भारत का जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो जो तीन तरफ से जो है दोस्तों पानी से घिरा होता है, तो उसको जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे जो प्रायद्वीप यानी दक्षिण भारत है, इसको हम प्रायद्वीप भारत कह रहे हैं। तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और साथ ही दक्षिण में हिंद महासागर। तो इसलिए जो है ये आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, ये है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत। इसको हम लिखते हैं प्रायद्वीपीय भारत हो जाता है। अभी इसको प्रायद्वीपीय भारत क्यों लिखा है, क्योंकि ये है बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी, और ये नीचे है हिंद महासागर। तो इसका मतलब जो हमारा दक्षिण भारत है ये जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए हम प्रायद्वीपीय भारत इसको कहते हैं। ये हमने बनाया हुआ प्रायद्वीपीय भारत। ये स्थल है नॉर्थ में, वेस्ट में क्या है अरब सागर है, और ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, और साउथ में हिंद महासागर। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यानी भारत के तीन तरफ जो है पानी भरा हुआ है और एक तरफ क्या है भूमि यानी ज़मीन है इधर नॉर्थ में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आपको पता लग गया इसको प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे नीचे मैंने दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीप जमीन या भूमि का वह भाग होता है जो तीन तरफ से या तीन ओर से पानी से घिरा होता है, वह प्रायद्वीप कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे अरब प्रायद्वीप है और प्रायद्वीपीय भारत है। यह अभी मैं मैप में भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यानी जो अरब प्रायद्वीप है वह क्या है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये प्रायद्वीपीय भारत है इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आकार कैसा है, त्रिभुजाकार जो है इसका आकार जो है हो जाता है। किसका आकार है, ये प्रायद्वीपीय भारत यानी हमारे दक्षिण भारत का आकार है। तो ये आपको याद रखना है। और इसका निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में जो है इसका निर्माण हुआ था प्रायद्वीपीय भारत का। कब, प्री कैम्ब्रियन काल में। तो यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ की सभी नदियाँ यानी जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत है, यहाँ की सभी नदियाँ वृद्ध अवस्था यानी बूढ़ी अवस्था में, वृद्ध अवस्था मतलब बूढ़ी अवस्था में है यानी बूढ़ी हो चुकी हैं, और ये बरसात के ऊपर निर्भर रहती हैं। इनमें जो है बारहमासी जल नहीं रहता है, ये बरसात के ऊपर निर्भर रहती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। तो ये मैंने आपको भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे तो जब बताया था कि भारत जो है किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ थोड़ी कहानी, 2 मिनट मैं आपको बताता हूँ। यानी जितने भी आज हमारे वर्तमान में दोस्तों महाद्वीप हैं तो ये आपस में पहले क्या थे, जुड़े हुए थे।
ये जो है जुड़े हुए हैं, तो इनको जुड़े हुए को जो है क्या, पैंजिया कहा गया था। जितने भी आपस में जुड़े हुए महाद्वीप थे उनको पैंजिया कहा गया था, और जो चारों ओर महासागर थे उनको जो है पैंथालासा कहा गया था। क्या, पैंथालासा कहा गया था। अब इसके बाद 100 मिलियन ईयर एगो बाद क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, यानी कुछ वर्षों बाद यानी करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है, पैंजिया जो है दो भागों में टूटता है। लोरेशिया हो जाता है ऊपर का भाग, और नीचे वाला है गोंडवाना लैंड। और ये रहा हमारा भारत। याद रखेंगे दोस्तों, अब भारत जो है ऐसे छुटकर जो है एशिया में जाकर चिपक जाता है। अब तीसरे मैप में देखो भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और चौथे मैप में जो है यहाँ पहुँच गया। तो ये आपको याद रखना है, गोंडवाना लैंड से छुटकर जो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत कहाँ पर पहुँच गया, एशिया में पहुँच गया, अंगारा लैंड में। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन भाग किसका है, गोंडवाना लैंड का ही है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे विस्तार, यानी प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कितना है, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ये दक्षिण भारत है, इसका विस्तार कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है प्रायद्वीपीय भारत। औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से लेकर 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में जो है हम क्या क्या जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का मैंने मैप बनाया है। ये रहा दोस्तों अरावली पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है, जो कि भारत को जो है दक्षिण भारत और उत्तर भारत में विभाजित करने का काम करता है। ये बीच वाला है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत, जो कि 3 श्रेणियों में इस प्रकार जो है विभाजित होया हुआ है। वो पश्चिमी श्रेणी इसकी राजपीपला हिल्स, बीच वाली जो है महादेव पहाड़ी, और ये वाली जो है पूरब की है कौन सी, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैकाल रेंज है। ये है दोस्तों पश्चिमी घाट, ये वाला जो है ये है पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। और ये वाला जो है कटा छटा, इसको कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। इसको नदियाँ ने जो है काट छाट दिया है। और ये इन दोनों के मिलान बिंदु पर ये है नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये आपको याद रखना है। इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये मैप में आपको अच्छे से समझ आया होगा कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है और कौन सा पर्वत कहाँ पर है। अब यहाँ को इनको जो है सीक्वेंस यानी क्रम से लिख लेते हैं। जैसे अरावली पर्वत पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत, मैकाल रेंज, और साथ ही दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत जिसको हम सह्याद्री भी कहते हैं, पूर्वी घाट पर्वत और नीलगिरी पहाड़ी। तो इन सभी को जो है हम एक एक करके यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। और कुछ केरल में भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं छोटी छोटी, उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे अन्नामलाई है, कार्डेमम है, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आप सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के विस्तार की बात करेंगे। इसका विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से जो है दिल्ली तक फैला है। कहाँ से, गुजरात के पालनपुर से कहाँ पे, राजस्थान में, हरियाणा में, और दिल्ली तक जो है फैला हुआ है। तो ये है अरावली पर्वत। ये मैंने ऐसे अरावली पर्वत जो है यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात के पालनपुर से, फिर राजस्थान में इसका विस्तार है, हरियाणा में इसका विस्तार है यहाँ पे, फिर दोस्तों दिल्ली में इसका विस्तार है। यानी गुजरात से शुरू होकर जो है अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ तक जाता है, दिल्ली तक। और यहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है। एक तो निकलती है लूनी नदी, जिसको जो है राजस्थान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है लूनी नदी को, और एक है बनास नदी। तो इन दोनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, अरावली पर्वत से होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसको हम सीक्वेंस में यानी क्रम से लिख लेते हैं। जैसे अरावली पर्वत की हम बात करेंगे तो भारत की जो है प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। भारत की जो है प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी, अरावली पर्वत है। यानी अरावली पर्वत जो है हिमालय पर्वत से बहुत पहले जो है बन चुका है। तो ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, और इसकी हाइट है 1722 मीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो अरावली पर्वत है ये जो है भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, यह श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में पड़ती है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। साथ ही राजस्थान के माउंट आबू में एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है, जो कि जैन धर्म को समर्पित है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे। अब आते हैं अरावली पर्वत जो है लगभग 570 मिलियन वर्ष पुराना है। इसका विस्तार गुजरात से
राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला है। अभी मैंने आपको समझाया है कि विस्तार यानी एक्सटेंशन जो है अरावली पर्वत का गुजरात, राजस्थान, पंजाब नहीं, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से इसको याद करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, लूनी नदी और बनास नदी यहीं से निकलते हैं अरावली पर्वत से। साथ ही जो ये लूनी नदी है इसको रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। तो रेगिस्तान की गंगा जो है किसको कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये अरावली हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसकी हमने जान लिया है कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर पड़ती है, जिसकी हाइट कितनी है, कितना पुराना है और यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, ये सभी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की यदि बात करते हैं तो ये जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है। अब इसका विस्तार यानी एक्सटेंशन तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में जो है इसका विस्तार है विंध्याचल पर्वत का। अब दोस्तों विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार गुजरात में और बिहार में जाता है तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो गुजरात में जो है विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है जोबट हिल के नाम से जाना जाता है और बिहार में जो विस्तार जाता है इसको कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कैमूर हिल्स के नाम से जो है जाना जाता है। और साथ ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। तो ये आपको याद रखना है, जो विंध्याचल पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल पीक या सद्भावना शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, कौन सी? गुडविल पीक या सद्भावना शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे जो है पता चल गया होगा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है। यानी जो विंध्याचल पर्वत है इसके साउथ में यानी दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी बहती है। तो नर्मदा नदी बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी जो है बहती है। तो इसको आप यहाँ पे पता होना चाहिए, नर्मदा नदी बहती है विंध्याचल पर्वत के साउथ में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से आपको इसको याद रखना है। अब दोस्तों ये है विंध्याचल पर्वत, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ विंध्याचल पर्वत, इसके साउथ में ये बहती है नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के साउथ में जो है कौन सा पर्वत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सतपुड़ा पर्वत किस नदी के दक्षिण में पड़ता है? तो ये सतपुड़ा पर्वत जो है किस नदी के दक्षिण में पड़ता है? ये सतपुड़ा पर्वत पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही ये रहा सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है? तापी नदी या ताप्ती नदी। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया है, नर्मदा और तापी नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी उत्तर भारत को जो है दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है। यानी जो नॉर्थ इंडिया है और साउथ इंडिया, इन दोनों को अलग करने का काम जो है कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी इन दोनों को अलग करने का काम करती है। ये है दक्षिण भारत और ये है उत्तर भारत, और ये बीच में है विंध्याचल पर्वत। ये दोनों जो है ये दोनों को अलग करता है। नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच बहती है? नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है। ये है विंध्याचल पर्वत, ये है सतपुड़ा पर्वत, और ये बह रही है नर्मदा नदी। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से जो है इसका उद्गम होता है। ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का जो है उद्गम होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत किन 2 नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की हम बात कर रहे हैं तो ये किन 2 नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा और तापी नदी के बीच स्थित है। ये नर्मदा नदी बहती है, ये है ताप्ती नदी या तापी नदी। और ये रहा सतपुड़ा पर्वत किन 2 नदियों के बीच हो जाता है। तो ये आपको पता लग गया होगा। तो आज की क्लास में हमने किस किस के बारे में जाना? अरावली पर्वत के बारे में जाना और साथ ही विंध्याचल पर्वत के बारे में, जो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।